हाय गाइस, वेलकम टू प्रद्युम्न इंग्लिश क्लासेस। आई एम प्रद्युम्न कुमार। और जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट फॉर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आइए बढ़ते हैं रोल नंबर 25 की तरफ। आज का जो हमारा सेशन है सब्जेक्ट फॉर मैनेजमेंट का, ये बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स बताने जा रहा हूँ। और ये रूल्स है, इसको हम लोग कहते हैं विश या डिजायर। तो विश का मतलब होता है चाहना, इच्छा करना। डिजायर का भी लगभग वही मीनिंग होता है, चाह या इच्छा। तो क्या है ये रूल, कैसे इसको हम लोग बनाते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कुछ होने या कुछ बनने की बात की जाए, या जिसमें कुछ होने या बनने की कल्पना की जाए, वैसे सेंटेंस में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला ये कि इस तरह के सेंटेंस की शुरुआत या तो काश से होती है या फिर अगर से होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि काश मैं एक राजा होता, या अगर मैं एक राजा होता, तो ये कल्पना वाली बात है, ये चाह है, ये इच्छा है। इस तरह के वाक्य को बनाते हैं हम लोग कैसे हैं? तो आपको याद रखना है कि ये शुरू होगा काश से या फिर अगर से। और हिंदी का चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सबके साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में वेयर का प्रयोग होता है। आप देखिए बोर्ड पे हमारा ये क्वेश्चन हमने लिखा है कि काश या अगर मैं एक राजा होता। ये हमारा सवाल है, इसको बनाना है। आप समझ सकते हैं कि इसमें किस चीज की बात हो रही है, कल्पना की जा रही है। आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या होता, तो मैं राजा होता। मैं राजा हूं नहीं, राजा होने के बारे में सोच रहा हूं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कल्पना है। तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो है मैं। और अगर मैं बात करूं मैं के साथ, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब की, तो अगर एम इज आर में से चुनना होगा तो एम लगाएंगे, और वाज और वेयर में से चुनना हो तो वाज लगाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे सब्जेक्ट जो भी रहे, उसके साथ हमको क्या लगाना है, वेयर लगाना है। पहले अगर ये बता दूं आपको, ये जो काश है, काश का अंग्रेजी होगा आई विश। अगर के लिए हम लोग इफ लगा सकते हैं। तो चाहे काश रहे या चाहे अगर रहे, है ना, आप क्या लगा सकते हैं, आई विश या इफ का प्रयोग कर सकते हैं। ये आई विश चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, ऐसा नहीं कि मैं है तो ये आई विश आया है, और वह रहेगा तो ही विश या ही विशेस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई विश ही होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के साथ काश का प्रयोग किया जाए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर काश का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए हम लोग अंग्रेजी में आई विश का प्रयोग करेंगे। और जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, वेयर होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है कि काश मैं एक राजा होता, जवाब हमारा क्या होगा, आई विश आई वेयर ए किंग, या इफ आई वेयर ए किंग। अब कहें कि काश राम एक साइंटिस्ट होता, मैं आपसे अगर पूछूं कि इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, कैसे बनाइए, काश राम एक साइंटिस्ट होता, तो आपका जवाब क्या होगा, काश के लिए क्या लगा देंगे, आई विश राम। अब राम के साथ यहाँ पे डिसाइड कीजिए, क्या वाज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा, वेयर होगा। तो आपका जवाब होगा आई विश राम वेयर ए साइंटिस्ट। काश तुम एक डॉक्टर होते, आई विश यू वेयर ए डॉक्टर। काश मेरा भाई एक इंजीनियर होता, आई विश माई ब्रदर वेयर एन इंजीनियर। ये इस रूल्स का दरअसल फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये अधूरा है, इस तरह का क्वेश्चन कभी हम लोग बोलते नहीं है। इसके साथ में आपको 3 और रूल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर ये इसको मैंने ए कर दिया, इसको मैंने बी कर दिया, इसको मैंने सी कर दिया। ध्यान रखिएगा कि ये जो रूल्स अभी हमने ये बताया, इसके साथ इस तीनों में से कोई एक सेंटेंस आपका हो सकता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको याद कर लेना है। और इस तरह के वाक्य में ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। पहला स्ट्रक्चर है कि हिंदी का ऐसा वाक्य
जिसके अंत में ता, ती, ते लगा होगा, तो उसके लिए स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगला स्ट्रक्चर हमारा है, अगर किसी सेंटेंस के अंत में हिंदी का ऐसा कोई वाक्य है जिसके अंत में रहा होता, रही होती, रहे होते, इस तीनों में से अगर कोई एक लगा हो तो उसके लिए इंग्लिश में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तीसरा इसमें स्ट्रक्चर है चुका होता, चुकी होती, चुके होते, या फिर या होता, ई होती, ए होती। अगर ऐसा कोई सेंटेंस के अंत में ये सिंबल आपको दिखे तो स्ट्रक्चर क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि ये दरअसल 3 फॉर्म है। पहला तो ये फॉर्म है, ये इंडेफिनिट फॉर्म है। ये जो दूसरा फॉर्म है ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, और ये जो तीसरा फॉर्म है ये परफेक्ट फॉर्म है। ये जब आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें कंटिन्यूअस के बारे में और परफेक्ट के बारे में मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जहाँ पर कोई क्रिया जारी हो, लगातार हो, चल रही हो, वैसे वर्ब के फॉर्म को कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। और जिस सेंटेंस में वर्ब का काम कंप्लीट हो जाए, जहाँ पर क्रिया कंप्लीट हो जाती है, उसमें वर्ब के रूप जो वर्ब का फॉर्म होता है परफेक्ट फॉर्म होता है, अर्थात V3 यूज होता है। तो आप देखिए, ये मैंने कहा कि अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूँ कि काश मैं एक राजा होता, तो ये थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरा क्वेश्चन है, काश मैं एक चिड़िया होता। काश मैं एक चिड़िया होता या होती, जो भी हो, काश मैं एक चिड़िया होता, तो इसका जवाब क्या होगा आपका? आई विश आई वेयर ए बर्ड। इसमें मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होगा आपको। काश मैं एक चिड़िया होता, चाहे इसको बाद में हिंदी में लिख लेंगे, आई विश आई वेयर ए बर्ड। अब इसके साथ 3 सेंटेंस का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तीनों में से कोई एक आ सकता है आपका, मैं आकाश में उड़ता। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी इसकी समझने की कोशिश कीजिए। कि सपोज कीजिए हमारा क्वेश्चन है कि काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। ये इंडेफिनिट फॉर्म है इस रूल का। कैसे बनाएंगे इसको? बनाएंगे कैसे? आई विश आई वेयर ए बर्ड। ये वाला उड़ता क्या सिंबल लगा है हमारा? ता, ती, ते। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद वुड और उसके साथ क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। तो मैं आकाश में उड़ता, आई वुड फ्लाई। सब्जेक्ट आई, वुड हेल्पिंग वर्ब, फ्लाई मेन वर्ब। आई वुड फ्लाई कहाँ पे? आकाश में, इन द स्काई। ये आपका जवाब हो गया। आई विश आई वेयर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। आप यहाँ पे आई विश के बदले इफ भी लगा सकते हैं। अगर मैं एक चिड़िया होता, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब कंटिन्यूअस फॉर्म की, इस रूल की कंटिन्यूअस फॉर्म की बात करते हैं। सेम चीज आपका ये फर्स्ट पार्ट वही रहेगा कि काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ रहा होता। मैंने आपको कहा था कि सेकेंड फॉर्म है कंटिन्यूअस का बोध कराता है। सिंबल हमारा है रहा होता, रही होती, रहे होते। स्ट्रक्चर कैसे लगाएंगे इसमें? सब्जेक्ट के बाद में वुड बी और V4। तो मैं आकाश में उड़ रहा होता, क्या बनाएंगे? आई वुड बी फ्लाइंग इन द स्काई। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वुड बी हो गया, अब फ्लाई वर्ब है हमारा, इसमें आई नहीं लगा देंगे, V4 फ्लाइंग हो जाएगा। इसी का परफेक्ट फॉर्म भी बना सकते हैं आप कि काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ चुका होता या उड़ गया होता। आई विश आई वेयर अ बर्ड आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। तो सिंटेक्स का या यूं कहेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक ऐसा रूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लोग बहुत कई पार्ट में बांट के पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन
मेरा मानना है कि आपको किसी भी तरीके से ये रूल्स समझ में आ जाना चाहिए और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप इसको बना सकें। आगे की जो वीडियो हम लोग आगे की जो वीडियो मैं डालूंगा इसमें इस सब पे एक हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा सारे रूल्स के ऊपर, उस पर हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे। आइए बढ़ते हैं फिलहाल अगले रूल की तरफ। स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 26 की। तो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं बोर्ड पर। आप जरा सा तीनों एग्जाम्पल्स एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा और फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें वर्ब क्या होगा हमारा। जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा है फर्स्ट में आई हु डैश, सेकंड में हमारा है यू हु डैश, थर्ड में हमारा ही हु डैश। आप देख सकते हैं कि जो वर्ब आपको लगाना है यहाँ पर किसके साथ लगता है कि हु के साथ लगाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा आता है। एक फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहता है आई डैश हु योर फ्रेंड विल हेल्प यू, मैं जो कि तुम्हारा दोस्त हूँ क्या करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है कि जब भी कोई नॉमिनेटिव केस, जब भी कोई सब्जेक्ट अगर आता है, जब भी कोई नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट बनकर के आए और उसके बाद में ये प्रोनाउन रहे आपका हु रहे, तो वर्ब आपको इस हु से कोई लेना देना नहीं है। हु के पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है इसके अकॉर्डिंग आपका होगा। अब इसमें आई है तो आई के साथ ये क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। ऐसा नहीं लगे आपको कि अरे हु के साथ एम कैसे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये एम हु के साथ नहीं आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, आई के साथ आ रहा है। आई हु एम योर फ्रेंड, मैं जो कि तुम्हारा दोस्त हूँ, विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद करूंगा। अगला है यू हु डैश माय फ्रेंड, क्या होगा इसमें, आर होगा, यू के अकॉर्डिंग आर लगा देंगे। यू हु आर माय फ्रेंड, तुम जो कि मेरे दोस्त हो, शुड गाइड मी, तुम्हें क्या करना चाहिए, मुझे गाइड करना चाहिए। और तीसरा एग्जांपल है ही हु डैश माय फ्रेंड, वह जो कि मेरा दोस्त है, ही के साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। ही हु इज माय फ्रेंड शुड हेल्प यू, वह जो कि मेरा दोस्त है उसको क्या करना चाहिए, मेरी मदद करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको रूल नंबर 26 समझ में आ गया होगा। बात करते हैं रूल नंबर 27 की। ये भी देखिए, आप इस दोनों रूल को साधारण न समझें, ये देखने में छोटा लगता है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत परेशान करता है। और हमको सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि अधिकतर लोग इस तरह के रूल्स में कंफ्यूज होते हैं। आइए मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। रूल नंबर 27 में मैंने लिखा है कि द प्राइस ऑफ दिस बुक्स डैश वेरी हाई। अब देखिए यहाँ पर बुक्स है, बुक्स जो कि प्लूरल है, दिस बुक्स, तो एक पल में किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि इसमें वर्ब हमको क्या लगाना चाहिए, प्लूरल लगाना चाहिए, अर्थात आर लगाना चाहिए। लेकिन आर होगा या इज होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि होना क्या चाहिए। इसलिए मैंने इसका हिंदी में लिख दिया है कि इन किताबों के दाम बहुत ज्यादा हैं। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा इन किताबों के दाम बहुत ज्यादा है। तो आप समझिए कि इस सेंटेंस में किसकी चर्चा हो रही है। इन किताबों के दाम बहुत ज्यादा है, इस सेंटेंस में चर्चा का विषय क्या है, दाम है कि किताब है। आप थोड़ा देर के लिए इस चीज को सोचिए। इन किताबों के दाम बहुत ज्यादा है, ज्यादा क्या है, चर्चा का विषय क्या है, इसमें किताब है कि दाम है। ऑब्वियसली चर्चा का विषय इसमें दाम है, चर्चा का विषय दाम है। और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता मतलब जो काम करे, या सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में चर्चा की जाए। जो चर्चा का विषय होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होता है। तो आप ऐसा नहीं सोचिए इसमें कि ये देखिए यहाँ पर द प्राइस ऑफ दिस बुक्स, इसमें सब्जेक्ट दिस बुक्स नहीं है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्राइस है। चर्चा का विषय बुक्स नहीं है, बुक्स ज्यादा नहीं है, कह रहा है कि ज्यादा क्या है, बुक्स के दाम ज्यादा है। अब प्राइस ज्यादा है, प्राइस चूंकि हमारा सिंगुलर है
तो वर्ब हम इसमें क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। सोचिए कि इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में है, जिन लोगों को ये रूल्स पता नहीं हो, क्या वो इस क्वेश्चन को बना पाएंगे? उनके हिसाब से तो जवाब यहाँ पर आर होना चाहिए। वो देखेंगे कि नियरेस्ट इसके यही है, बुक्स है और बुक्स प्लूरल है। तो इस तरह का ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। आप उसका एक बार जरा सा हिंदी मीनिंग निकाल लीजिएगा और ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें चर्चा का विषय क्या है, अर्थात सब्जेक्ट क्या है, और जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा। रूल नंबर 28 की अगर बात करें तो हमने लिखा है कि द पेजेस ऑफ दिस बुक डैश डैश टॉप। अब देखिए, इस किताब के पन्ने फटे हुए। गौर कीजिए कि फटा हुआ क्या है, किताब फटा है कि किताब का पन्ना फटा है? किताब का पन्ना फटा है। मेन रूप से चर्चा हम किसकी कर रहे हैं, किताब की कर रहे हैं कि किताब के पेजेस की कर रहे हैं? किताब के पेजेस की कर रहे हैं। और पेज सिंगुलर होता है, पेजेस प्लूरल होता है, अर्थात इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, पेजेस है, न कि बुक है। इसमें हमारा सब्जेक्ट बुक नहीं है, सब्जेक्ट हमारा इसमें पेजेस है, और चूंकि पेजेस प्लूरल है तो वर्ब हम इसमें क्या लगा देंगे, आर लगा। द पेजेस ऑफ दिस बुक आर टर्न, अर्थात इस किताब के पन्ने फटे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं बस इतना ही रखना चाहता हूँ। और मैं आपको एक बार फिर से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो रहा हो, आप इसका अगर लाभ उठा रहे हो, तो आप मुझ तक अपनी बात पहुंचाइए। और जो भी आपको इसमें दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका सलूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, हम लोग इसका जो सिंटेक्स में जितने रूल्स पढ़े हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। मैंने ये आई थिंक लगता है ये मेरा चौथा वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।